नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देवभूमि मंथन में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी कांग्रेस की। दरअसल पौड़ी कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है। साफ तौर पर चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले अगर अंतर्कलह की खबरें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल बन सकता है। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर जहां एक और सभी पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पौड़ी में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर फेरबदल को लेकर गुटबाजी देखने को मिल रही है। दरअसल संगठन ने फेरबदल करके रंजना रावत को जिलाध्यक्ष पद से हटाकर कृष्णा बहुगुणा को महिला जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी थी, जिसकी वजह से रंजना रावत के समर्थकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। रंजना रावत के समर्थकों ने मामले को लेकर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। वहीं नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कृष्णा बहुगुणा ने विरोधियों पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत ये कतई नहीं है और कुल मिलाकर देखा जाए तो घमासान भी चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से कांग्रेस के समर्थक ही एक दूसरे के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के संगठन अब क्या कुछ कदम उठाता है, क्योंकि अगर जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, वो ही पार्टी से नाराज रहेंगे या फिर जो पार्टी के उठाए गए कदम हैं उनको लेकर नाराजगी जताएंगे, तो कहीं ना कहीं जो चुनाव 2022 में होंगे उसमें कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब ये बन सकता है। और ये जो इन्होंने 2-3 दिन से ये विरोध कर रहे हैं, जगह जगह गुटबाजी कर रहे हैं, मैं इससे तंग आके लोगों के मेरे लिए फोन आके कि मैडम अब ये हो गया, अब ये कर रहे हैं। मैं डरती किसी चीज से नहीं हूँ। ये नहीं कि इन्होंने मेरे को लैंसडॉन से धमकी दिलवाई कि हम देखते हैं वो लैंसडॉन में जाएगी तो मेरा तो वहाँ तमाम यूथ है, मैं उसको वहीं मरवा दूंगी। और 2022 का जो हमारा जो लक्ष्य है उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार लाने का, उसमें फोकस करें और गांव-गांव जाकर प्रत्येक क्षेत्र में 1 to 1 हम लोगों से मिलकर अपनी कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएं। हमारा मकसद यही होना चाहिए और मैं अपने सभी साथियों से, महिला कांग्रेस के जो भी अगर सोशल मीडिया में कुछ ऐसा चल रहा है तो मैं उन सभी से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग धैर्य बनाए रखें और हम लोग अपनी कांग्रेस पार्टी को, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस को, सबको हम लोग मजबूती दिलाएंगे। जहां एक और कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर पार्टी त्रिवेंद्र सरकार को घेरने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने हमलावर रुख अख्तियार किया हुआ है, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने नियुक्तियों और रोजगार पर अघोषित प्रतिबंध हटाने, 3 करोड़ के ऑस्ट्रेलियन भेड़ घोटाले और कर्मकार बोर्ड में 430 करोड़ के घोटाले का मुद्दा उठाया है। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। करीब 12 करोड़ के सैनिटरी नैपकिन घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक और अंतर्कलह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार पार्टी हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। साफ तौर पर त्रिवेंद्र सरकार की कार्यशैली को लेकर के यहां पर सवाल खड़े किए हैं और सरकार से सवाल पूछा है कि जो भी ये घोटाले हुए हैं आखिर उनका जिम्मेदार कौन है, इन घोटालों में जो जांच चल रही है उसको लेकर के क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही जो सैनिटरी नैपकिन को लेकर के घोटाला है उसमें तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सीबीआई जांच तक की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब अब चुनाव में केवल 1 साल तक का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार की ओर से जो लगातार हमले विरोधियों की ओर से किए जा रहे हैं उनको लेकर के क्या कुछ जवाब दिया जाता है। सरकार से अनुरोध किया है, राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि जो 3 काले कानून हैं जो किसानों के विरुद्ध जो सरकार ने लगाए हैं उसको तुरंत वापस लिया जाए। और हमने जो है महंगाई के ऊपर एक जो सरकार के द्वारा महंगाई बढ़ाई गई है उसके लिए उसके विरुद्ध हमने आज ज्ञापन दे रहे हैं। और जो एक मेनका जो केंद्रीय मंत्री थी मेनका गांधी जी ने, उन्होंने एक 3000 करोड़ का एक ऑस्ट्रेलिया भेड़ घोटाला के लिए उत्तराखंड सरकार को घेरा था। हम वो भी मांग कर रहे हैं कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और उसके अंदर जो भी जो लोग घोटालेबाज है उनको जो है तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार
तो जहां कोटद्वार में कांग्रेस का प्रदर्शन घोटालों को लेकर के देखने को मिला है, वहीं अब बेरीनाग में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। साफ तौर पर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भी कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि जब चुनाव सामने है तो वो अपनी ओर से किसी भी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस कमेटी बेरीनाग ने प्रदर्शन किया है। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या की अगुवाई में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और साफ तौर पर कहा गया कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजाना बेरोजगारी जो है उसकी दर भी बढ़ रही है और जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। युवाओं के लिए बेरोजगारी किसी अभिशाप से कम नहीं है और ऐसे में सरकार को रोजगार के लिए उचित कदम उठाने चाहिए और रोजगार के मुद्दे पर जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। इसके अलावा किसान आंदोलन में बैठे किसानों की मांगों को भी सरकार के द्वारा अनसुना करने का आरोप कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि साफ तौर पर एक और जो विरोधी पार्टियां हैं वो किसान आंदोलन के मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। उसके अलावा जो महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेकर के भी कांग्रेस पार्टी अब मुखर होती हुई नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम मसलों को लेकर के सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। जो इस वर्ष का बजट पेश हुआ है उसमें किसानों के लिए, किसानों की तो पहले ही इतनी दुर्दशा चल रही थी, लंबे समय से वो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं अपना सारा कारोबार घर बार छोड़ के और उनको प्रताड़ित सरकार कर रही है लगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में सरकार जो है चरम सीमा में पहुंच गई है। आज गैस सिलेंडर के दाम सीधे 100 रुपये बढ़ गए हैं, मिट्टी तेल, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि खाद्यान्न तेल जो था जो 100 रुपया लीटर आता था आज वो 150 रुपया लीटर आ चुका है और सरकार फिर भी अपनी पीठ को थपथपा रही है, कह रही है कि हमने महंगाई पर नज़र रखी है। कहाँ रखी है? उसी के विरोध में आज हम पुतला दहन कर। खबर पौड़ी जिले से सामने आ रही है जहां पर एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि भालू के हमले की वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन जिला अस्पताल में सुविधाओं के अभाव के चलते महिला को बेहतर इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। तो पौड़ी जिले में एक महिला भालू के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला कोट ब्लॉक के लसेरा गांव का है। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए वहां से ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी है और अभी 1 महीने पहले ही पौड़ी के जिला अस्पताल को उत्तराखंड सरकार ने पीपीपी मोड पर दे दिया था। सरकार का यह बयान था कि पीपीपी मोड पर जाने के बाद अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज बेहतर हो सकेगा, लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। आज भी पौड़ी का जिला अस्पताल महज एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। दरअसल उत्तराखंड में वन्य जीव अक्सर ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं, जिसकी वजह से वन विभाग की कार्यशैली को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब ऐसे में सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जो इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं वो कब तक सामने आते रहेंगे। आपको बता दें कि जो पूरा मामला है वो कोट ब्लॉक के लसेरा गांव का है, जहां पर एक महिला भालू के हमले की वजह से घायल हो गई थी और ये कोई पहला मामला नहीं है जब उत्तराखंड में इस तरह की खबर निकलकर सामने आ रही हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार कभी गुलदार बच्चों को घर से उठाकर ले जाता है, तो फिर कभी जो गुलदार है वो वहां पर जो पशु रहते हैं उनको भी निशाना लगातार बनाता रहता है, जिसके बाद वन विभाग की कार्यशैली को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो आदमखोर भालू है उस तक जो वन विभाग की टीम है उसे कब तक पकड़ पाती है। भालू के हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जिसको एम्स में भर्ती कराया गया है। क्या कहना आपका उसमें? ये देखिए कि कोट ब्लॉक से पौड़ी की दूरी महज 10 या 12 किलोमीटर है और यहाँ पे सुनने में आया है कि इसे पीपी मोड पे दे दिया गया है, जो इंद्रेश अस्पताल को संचालित कर रहा है जिसे। और अगर पीपी मोड पे देने के बाद भी वहाँ सुविधाएं नहीं होनी थी तो इससे बढ़िया उसे बंद ही कर देते और एक बढ़िया सा प्राइवेट अस्पताल खोल देते जहाँ जनता को बेहतर सुविधाएं घर के नज़दीक मिल जाती।
कोट ब्लॉक में जिस तरह से भालू के हमले में जो महिला गंभीर रूप से घायल हुई है और जब उसको पौड़ी अस्पताल लाया गया तो यहाँ पे एक अच्छा उपचार न होने की वजह से उसको एम्स अस्पताल रेफ़र कर दिया गया। अब मेरा ये पूछना है उत्तराखंड सरकार से कि जब आपको यहाँ से सारी चीज़ें रेफ़र ही करनी थी या आपको रेफरल सेंटर इसको बनाना था तो आपने इसको महंत इंद्रेश अस्पताल को पीपीपी मोड पे दे दिया। तो जब आपको लगता है कि इतनी सुविधाएं वहाँ पे नहीं मिल पानी थी तो जैसा था वैसे ही रहने देना चाहिए था। अब जब लोगों को इतनी यहाँ से फिर भी रेफ़र होके जाना पड़ रहा है, चाहे वो देहरादून चाहे ऋषिकेश, तो ये बहुत बड़ी विकट स्थिति है पौड़ी के लिए। और ये जो पीपीपी मोड पे दिया और सिर्फ जनता को एक छलावा किया उसके साथ में कि सुविधाएं बेहतर होंगी, इलाज बेहतर होगा, तो अभी तक तो वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन बहुत गलत हुआ है कि इसको पीपीपी मोड पे देने के बाद भी यहाँ इलाज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। खबर रामनगर से सामने आ रही है जहां पर एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो रामनगर से एक शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आ रही है। मामला पीरुमदारा थाना इलाके के भरतपुरी गांव का है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दरअसल महिला कमलेश की शादी 11 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला का पति शामू एक प्लाईवुड फैक्ट्री में मजदूरी करता है। प्रथम दृष्टया जो पूरा मामला है वो सुसाइड का जरूर लग रहा है, लेकिन जिस तरह से महिला के परिजन आरोप लगा रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल ससुराल वालों पर भी खड़े हो रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी तो उसके बाद जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। एक महिला है उदयपुरी बंदोबस्ती में, वहाँ पर एक सूचना आई थी कि किसी महिला ने हैंगिंग करके सुसाइड कर लिया है। इस सूचना पर हमारी पुलिस, मैं भी वहाँ मौके पर गया तो जाकर वहाँ देखा कि महिला को पहले से नीचे उतार रखा था। जो आसपास के लोग थे उन्होंने गले पे उसके ऐसे निशान थे जैसे उसको हैंगिंग की गई हो। अभी उसको पंचनामा कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर आ जाएगी, जिस तरह की तहरीर आएगी उसके आधार पर आगे की। खबर धारचूला से है जहां पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मौके पर स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे और साथ ही साथ पारंपरिक जो गीत संगीत है उसका मनमोहक दृश्य भी देखने को मिला। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो उत्तराखंडी लोक संस्कृति है उसकी झलक भी इस वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान देखने को मिली है। तो धारचूला में स्वर्गीय कैलाश रावत वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका फाइनल मुकाबला ग्वाल बॉयज ने जीता। आपको बता दें कि बुधवार से नेशनल लेवल मुकाबले शुरू होंगे। फाइनल मुकाबले के दौरान नेपाल के धारचूला से जिलाधिकारी शरद पोखरेल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ नेपाल पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थानीय विधायक हरीश धामी ने सभी मेहमानों का स्वागत किया और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन के मौके पर भारत नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने की एक कोशिश के तौर पर बताया। बता दें कि अब बुधवार से नेशनल लेवल के मुकाबले खेले जाएंगे। उसमें पहला पुरस्कार 1,51,000 का है, जबकि दूसरे पायदान पर पहुंचने वाली टीम को 75,000 रुपए देकर सम्मानित किया जाएगा। तो एक और लोक संस्कृति की झलक भी यहां पर देखने को मिली है। साथ ही साथ जो पहाड़ों पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल के रूप में भी आप इसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर अब कल से नेशनल लेवल के गेम्स भी स्टार्ट होंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह के आयोजन के बाद जो भारत नेपाल के रिश्ते हैं उनमें कितनी मधुरता आती है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के युवा हैं वो भी किस तरह से खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाते हैं। अभी भी कहा, वहाँ कार्यक्रम भी कहा, कोविड-19 के कारण से जो कुल आवागमन में थोड़ा दिक्कत आई थी उसके लिए हमने नेपाल सरकार की ओर से पिथौरागढ़ प्रशासन को, धारचूला प्रशासन को अनुरोध किया है ये आवागमन को सहज किया जाए, दैनिक किया जाए। अभी भी मैंने एसडीएम साहब से बोला है अभी भी, इसलिए और ये खेल के माध्यम से जो आज खेल हुआ है इसीलिए हम लोग एक बद्धता जाहिर करने के लिए आए हैं। इसी माध्यम से जैसे ये खेल का वो 3-4 रोज तक का है ये खेल है, इसी सिलसिले में सब नेपाली को इधर आने दीजिए और भारत की मदद आने दीजिए, लेकिन उसमें सभी को अपना अपना स्वास्थ्य सुरक्षा का मापदंड अपनाना होगा। जो मैंने तभी भी बोला था वो करके हमें आवागमन को सहज करनी है। हमारा संबंध में तभी जैसे बोले
सूरज चांद की तरह है, हम सब एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं। हाँ, इसको से आगे बढ़ाने में हम लोग को सबको कोशिश करना चाहिए, यही मैंने बोला। तो खेल प्रतियोगिता है, आज क्षेत्रीय टीमों का जो यहाँ पर वॉलीबॉल का जो है मैच जो था उसका समापन है और आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच का उद्घाटन भी समापनी दोनों में। तो आज हमने मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मित्र राष्ट्र के नेपाल के हमारे चाहे जनप्रतिनिधि हो या वहाँ के जो है प्रशासन के अधिकारी हों उनको बुलाया है और आज का प्रोग्राम हमारा फाइनल के बाद उद्घाटन का भी है, समापन के बाद, और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी। और आप सब देख रहे हैं लोकल जो है यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, जो यहाँ के लोकल डिश बनते हैं उनको सब यहाँ पे हमने जो है 28 तारीख से यहाँ पे लगवाया हुआ स्टॉल के माध्यम से। तो हमारा कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य ये है कि भाई खेल के साथ साथ जो हमारे आपसी संबंध है मित्र राष्ट्र के साथ, वो संबंध भी जो है हमारे अच्छे हों और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिले, इन्हीं सब को लेते हुए हमने इसका आयोजन किया। तो खेल प्रतियोगिता देवभूमि मंथन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।